बच्चों, आज फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में वापसी है और मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। तो आज हमारे पास क्या है कि ये 11 चैप्टर कर रहे हैं। हाउ एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड इज प्रेफर टू ट्रांसफर ऑफ जीन। तो एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड कैसे जीन ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, तो ये एक तरह का वेक्टर है। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन सेल टू अनदर सेल में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। क्योंकि इस तरह के जो एग्रोबैक्टीरियम टीआई बैक्टीरिया है ना बेटा, इसकी बहुत ज़्यादा लंबी रेंज है। मतलब इसमें ढेर सारी रेंज के बैक्टीरिया आपको मिलेंगे और इन सभी के पास कैपेसिटी होती है जीन ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए। टीडीएनए होता है बेटा ट्रांसफर डीएनए, ठीक है, और इनमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी होता है। सो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं प्लांट का, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये अपना ट्रांसफर डीएनए, ठीक है, किसी दूसरे प्लाज्मिड, अपने ही प्लाज्मिड से किसी डिज़ायर प्लांट में डाल सकते हैं। तो यानी इससे क्या होती है, एक तरह का ट्यूमर बनता है जिसको क्राउन गॉल बोलते हैं। दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ ऑफ सेल। क्राउन गॉल ट्यूमर क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज करता है जिनको हम ओपाइंस बोलते हैं, और जीन्स जो सिंथेसाइज करते हैं ओपाइन नाम का मेटाबोलाइट, वो टीआई प्लाज्मिड के ऊपर बॉर्न होते हैं। तो मैंने अभी पढ़ लिया, तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड को एक अच्छा वेक्टर क्यों माना जाता है डीएनए ट्रांसफर करने के लिए। सो बेटा, इसको डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए अच्छा वेक्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल डीएनए होता है टीडीएनए, जिसको ट्रांसफ़र डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए की कैपेबिलिटी होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, बहुत तेज़ी से ये ट्रांसफ़र होता है। तो कोई भी फॉरेन जीन अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है तो हम इस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस नाम के बैक्टीरिया की मदद लेंगे। इसकी मदद से वो फॉरेन डीएनए बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, फिर अगला सवाल आ गया आपके लिए कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होती है। आपको याद है मैंने आपको बायोरिएक्टर करवाया था, और बायोरिएक्टर में मैंने आपको बताया था कि लार्ज अमाउंट ऑफ कल्चर मीडियम यूज़ किया जाता है और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़फुल माइक्रोब्स बनाए जाते हैं। तो बेटा उसी से लिंक है ये क्वेश्चन। तो जब बायोरिएक्टर में हम लोग ढेर सारा प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद ये सारे का सारा प्रोडक्ट कुछ प्रोसेसेस से होके गुजरता है, ठीक है। मीन्स इससे पहले कि जो बायोरिएक्टर का जो प्रोडक्ट बन गया है, जो ये माइक्रोब्स बन गए हैं, इनको हम मार्केट में बेचने के लिए भेजें, उससे पहले एक प्रोसेस से होके गुजरते हैं वो सारे माइक्रोब्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सेपरेशन होती है माइक्रोब्स की, उनकी प्योरीफिकेशन होती है, और इस पूरे प्रोसेस को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो यानी बायोरिएक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ कल्चर में ढेर सारे माइक्रोब्स बना लिए जो आगे अलग अलग जगह यूज़ होंगे। कई माइक्रोब्स बेटा यूज़ होंगे फील्ड्स में, खेतों में, कई माइक्रोब्स यूज़ होंगे बेटा पानी में, कई माइक्रोब्स यूज़ होंगे सीवेज में, यानी हमारी जो सीवेज है उस सीवेज प्लांट्स में पानी को प्योरीफाई करने के लिए।
तो इन सब माइक्रोब्स को जब हम बायोरिएक्टर में बना लेते हैं तो यूज़ करने से पहले, मार्केटिंग इनकी करने से पहले इनको कुछ प्रोसेसेस में से गुजारा जाता है, जिसमें उनकी प्योरीफिकेशन होती है, और उसके बाद प्योरीफिकेशन होने के बाद उनकी सेपरेशन होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसको सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स के अंदर रखते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ख़राब ना हो। और अगर ड्रग्स मैन्युफैक्चर होनी है इस तरह के आपके प्रोडक्ट से, तो उनको क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी रखा जाता है, और एक प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल भी रखा जाता है टेस्टिंग के लिए, जिसमें हम प्रोडक्ट को बार बार टेस्ट करते रहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, कोई वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल ये दोनों वेरी करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब आपको बेटा दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता लग जाना चाहिए। सो बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है? जब बायोरिएक्टर में हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, माइक्रोब्स बन जाते हैं, माइक्रोब्स को सेपरेट करना, माइक्रोब्स को प्योरीफाई करना, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है। उसके बाद चेक करना कि आपके माइक्रोब्स वैलिड हैं कि नहीं। वैलिड इनका मतलब कि अगर वो एक्सपायर तो नहीं हो गए, उनसे कोई डेंजरस इफेक्ट तो नहीं आ रहा, वो सारा क्वालिटी कंट्रोल में होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आपका डाउनस्ट्रीम्स प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल भी वेरी करता रहता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अगला बेटा कि शटल वेक्टर क्या है। सो बेटा शटल वेक्टर में आपको सिंपल नाम पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेक्टर पहले क्या होता है? वेक्टर वो व्हीकल है, या एक तरह से कह सकते हो कि एक मोड है जिसकी मदद से हम फॉरेन डीएनए को फ्रॉम होस्ट टू गेस्ट में भेजते हैं। यानी हम एक सेल से दूसरे सेल में जो फॉरेन डीएनए भेजते हैं वो वेक्टर की मदद से भेजते हैं। अब आपके सामने आ गया नाम शटल वेक्टर। तो बेटा शटल वेक्टर क्या चीज़ है? शटल वेक्टर है जो फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया में तो ट्रांसफ़र कर ही पाएगा, वायरस में भी कर पाएगा। तो जब हमारा वेक्टर बैक्टीरिया में भी जा सकता है, वायरस में भी जा सकता है, तो उसको शटल वेक्टर बोलते हैं। ये पढ़े, द प्लाज्मिड वेक्टर कैन रेप्लिकेट ओनली इन ई कोलाई यानी बैक्टीरिया में। मैनी ऑफ द वेक्टर फॉर यूज इन यूकैरियोटिक सेल आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट दे कैन एग्जिस्ट इन बोथ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो वेक्टर यूकैरियोटिक सेल में भी जा सके और प्रोकैरियोटिक सेल में भी जा सके, वहाँ पे ग्रो भी कर सके, उसको शटल वेक्टर बोलते हैं। सच वेक्टर्स आर नोन एज शटल वेक्टर। यानी वो वेक्टर जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में, यूकैरियोटिक सेल और ई कोलाई दोनों में सरवाइव कर सके। These vectors contain two types of origin of replication। दो तरह के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं इनके पास, और इनके पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स भी होते हैं। एक तरह की जो टाइप होती है वो यूकैरियोटिक सेल में फंक्शन करती है, और दूसरी तरह की जो टाइप होती है वो एस्चेरिचिया कोलाई में फंक्शन करती है। तो देखो दोनों में काम कर पा रहा है इनका डीएनए। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक वेक्टर्स आर इनफैक्ट शटल वेक्टर। तो यूजुअली जो यूकैरियोटिक वेक्टर्स जो होते हैं वो शटल वेक्टर ही होते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो शटल वेक्टर का है वो जो ईस्ट है। ईस्ट जो है एपिसोमल प्लाज्मिड है, और इन केस ऑफ प्लांट अ नेचुरल अकरिंग प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम, जिसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, वो भी एक शटल वेक्टर की तरह काम करता है। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम जो है वो शटल वेक्टर क्यों है, वो एक अच्छा ट्रांसफ़र एजेंट, जीन ट्रांसफ़र वेक्टर क्यों है? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल डीएनए होता है जिसको बेटा टीडीएनए बोलते हैं।
सो ये जो tDNA होने के कारण वो आसानी से ट्रांसफर कर सकता है जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सो बच्चों, अब पता चल गया आपको शटल वेक्टर कौन सा होता है। वो वेक्टर जो यूकैरियोटिक सेल में भी एग्जिस्ट हो सकता है और ई कोलाई में भी, एस्केरियोटिक कोलाई में भी। फिर अगला है जी बेटा, ओरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। सिंपल ही है, ये वो पॉइंट है जहाँ से डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस। तो कोई भी डीएनए का पीस होता है वो इसी के साथ जुड़ा होता है। रेप्लिकेशन कहाँ होती है, होस्ट सेल के अंदर होती है। और ये जो नया सीक्वेंस है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, अगर कोई भी टारगेट डीएनए की लार्ज कॉपीज बनाना चाहता है तो उसको वेक्टर के अंदर क्या क्लोन करना चाहिए, हुज ओरिजिन गिव्स सपोर्ट टू हाई कॉपी नंबर। इफ एनीवन वांट्स टू प्रोड्यूस many copies of target DNA, he should clone in a vector whose origin gives support to high copy number। इसका मतलब कि अगर कोई चाहता है कि वो ढेर सारी कॉपियां बना ले टारगेट डीएनए की, तो जो वो अंदर वेक्टर भेज रहा है ना बेटा, फॉरेन डीएनए जो भेज रहा है, तो उस फॉरेन डीएनए पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर हो। क्योंकि अगर उसके ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉपीज ढेर सारी बनेंगी। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड। कल बेटा मैंने पूरा लेक्चर इस क्वेश्चन पे लिया था। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ब्लंट एंड बना सकते हैं डीएनए में, कैसे स्टिकी एंड बना सकते हैं। ब्लंट एंड बनाते हैं जब डीएनए को बीच में से काटते हैं, ये देखो कल वाला लेक्चर। जब डीएनए को बीच में से कट करते हैं ब्लंट एंड बनेंगे। अगर उसको डायगोनली कट करेंगे तो ओब्लीक एंड्स बनेंगे। ओब्लीक एंड्स हमेशा स्टिकी होते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बारे में पढ़ें। और दो तरह के एंजाइम मैंने आपको बता दिए थे, एक था जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और एक था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। आइए पढ़ें। When restriction enzyme cleaves both strands of DNA at exactly same nucleotidal position, that is in the center of recognition sequence, it leads to the formation of blunt end or flush end। जब बिल्कुल सेंटर में से सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे कट लगे तो हमारे पास ब्लंट एंड बनता है। अच्छा, पर ये होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 की मदद से। पर few restriction enzymes do not cut DNA at the same nucleotide position, center में नहीं काटते, but cleaves recognition sequence asymmetrically, asymmetrically इसको काटते हैं। This leads to the formation of DNA segment by cleavage which are short single stranded। This leads to the formation of DNA segments by cleavage which are short single stranded and overchange at each end। Such kind of ends are called sticky end। तो स्टिकी एंड डीएनए के आपको कब मिलेंगे, जब डीएनए को डायगोनली काटा जाएगा। और उसको काटने के लिए एंजाइम जो होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। ड्यू टू बेस पेयरिंग बिटवीन देम दे कैन स्टिक टू डीएनए मॉलिक्यूल्स बैक अगेन। तो बेटा जो ब्लंट एंड होगा उसको जोड़ने के लिए आपको चाहिए होंगे जी लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम चिपकाने में मदद करता है, कटे हुए डीएनए को जोड़ने में मदद करता है। पर बच्चों अगर आप लोगों ने स्टिकी एंड्स को जोड़ना है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हो, डायगोनल कट करते हो डीएनए को, तो उसको जोड़ने के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए, वो अपने आप बाद में जुड़ जाएंगे फॉरेन डीएनए के ऐड होने के बाद। तो ये आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। इस पूरे काम को अच्छे से कॉपीज में लिखना और वीडियो को अच्छे से देखना। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।